हेलो, एम ऑडिबल? हेलो। जैसे मान लो कोई सब सीक्वेंस दिया है, ठीक है, इसके दो सब सीक्वेंस ले रहा हूँ, वो भी कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री, बी एन और सी एन। ये सीक्वेंस के सारे टर्म कवर करेगा, ये भी सीक्वेंस के सारे टर्म कवर करेगा। अगर ये बाउंडेड हो गया, ये भी बाउंडेड है, बाउंडेड है इसका मतलब क्या होगा, सीक्वेंस के पास इसका इन्फिमम होगा, सीक्वेंस के पास इसका सुप्रीमम होगा। ये बाउंडेड है तो इसके पास भी इसका इन्फिमम होगा, इसके पास भी इसका सुप्रीमम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्फिमम सुप्रीमम में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे अगर ये इन्फिमम है तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा, अगर ये इन्फिमम है तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। हो सकता है कि इसका जो इन्फिमम सुप्रीमम में से इसका सुप्रीमम भी इससे लेस देन, तो इसके लिए इन चारों में से जो सबसे इन्फिमम होगा वो सिलेक्ट करेंगे और इसको बोलेंगे कि वो इन्फिमम हो जाएगा सीक्वेंस। ऐसा बोल सकते हैं, मिनिमम ऑफ इन्फिमम ऑफ बी एन, सुप्रीमम ऑफ बी एन। अब ये चारों इसके लिए ले रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, ये जो है ये कभी इससे ग्रेटर देन तो नहीं होगा, बट ये इसके ले रहे हैं कि हो सकता है ये दोनों इससे छोटा हो, या हो सकता है ये दोनों इन दोनों से छोटे हो। तो इसके लिए चारों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसी को इन्फिमम बोलेंगे, और इन सब में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसी को सुप्रीमम बोलेंगे। अब क्योंकि इसमें सारे टर्म कवर हो जा रहे हैं, तो या तो इन्फिमम यहाँ होगा या तो इन्फिमम यहाँ होगा। तो अगर दोनों के इन्फिमम में से मैं सेलेक्ट कर लूँ तो एक इन्फिमम, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इन्फिमम सेलेक्ट करना ए एन का तो मिनिमम सेलेक्ट कर लो इन्फिमम ऑफ बी एन, इन्फिमम ऑफ सी एन, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सुप्रीमम सेलेक्ट करना ए एन का तो मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो इन्फिमम ऑफ, अरे सॉरी, सुप्रीमम ऑफ बी एन और सुप्रीमम ऑफ सी एन। तो या तो जो सबसे सुप्रीमम एलिमेंट है या तो यहाँ प्रेजेंट होगा या तो यहाँ प्रेजेंट होगा, बट इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ जाते हैं। तो कभी कभी अगर सीक्वेंस का जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है अगर ये बाउंडेड हो जाएगा तो सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या उसका सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या उसके सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड होंगे? हम्म, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म उठाओ, उसका जो सुप्रीमम एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन होगा फॉर एवरी एन। अगर मैं उसका इन्फिमम उठाऊं सीक्वेंस का तो वो लेस देन होगा ए एन फॉर एवरी एन। तो जो मैं सब सीक्वेंस उठा रहा हूँ उसमें भी तो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे, तो वो भी सुप्रीमम से छोटा होगा और इन्फिमम से बड़ा होगा, जिसका मतलब ये होगा। अच्छा, कन्वर्स ट्रू है कि अगर किसी सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा? क्यों? एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन डज इट इंप्लाई दैट कि सीक्वेंस इज बाउंडेड? अगर उसके सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या क्लेम कर सकते उसका ओरिजिनल सीक्वेंस बाउंडेड होगा? क्यों नहीं कर सकते?
जब मैं सारे सब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस भी तो आएंगे, इवन ऑड वाले भी तो आएंगे। अगर सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड है, जब मैं फॉर एवरी सब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब उसमें इवन और ऑड वाले भी आ रहे हैं। अगर इवन ऑड वाले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इसके कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बाउंडेड है, तो इसका मतलब ओरिजिनल सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। तो ये इफ एंड ओनली कंडीशन हो गया। बाउंडेड बाउंडेड, कन्वर्जेंट नहीं, बाउंडेड। अभी तक कन्वर्जेंट पे आया ही नहीं हम लोग। अभी तक हम लोग कन्वर्जेंट का डेफिनेशन देख नहीं रहे। मैं बाउंडेड बोला था ना कि कन्वर्जेंट बोल रहा हूँ। मैं क्या टर्म यूज किया हूँ, बाउंडेड बोला कि कन्वर्जेंट? देखो, कन्वर्जेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी तक सिर्फ बाउंडेड की बात कर रहे हैं। अगर कोई ओरिजिनल सीक्वेंस बाउंडेड है, तो क्या उसके सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड होंगे? तो ये तो ट्रू था। तो अगर सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड होंगे, तो क्या ओरिजिनल सीक्वेंस बाउंडेड होगा? ये मैं क्वेश्चन पूछा हूं। कन्वर्जेंट पे बाद में आएंगे, कन्वर्जेंट का अलग लुकआउट है, उसमें थोड़ा लिमिट पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा और बाउंडनेस भी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि इसके सारे सब सीक्वेंस, इसका मैं कोई भी सब सीक्वेंस ले लूं, ये भी बाउंडेड होगा। और अगर उसके सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी बाउंडेड होता है। क्लियर है सबको? और ये आता किससे? इसके कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस से। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ जाए। तो ये कुछ रिजल्ट थे किससे रिलेटेड? कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। अब डेफिनेशन देखते हैं, लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग ने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन देखा था कि एक हमको सीक्वेंस दिया जाता है, बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मैं एक रियल नंबर का सीक्वेंस ले रहा हूं और रियल नंबर में से एक एलिमेंट ले लेता हूं, अल्फा। इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्फा इज a limit point of this sequence if, पहला क्या होना चाहिए कि अल्फा is a accumulation point of range set of an, या फिर जो अल्फा है वो रिपीट होना चाहिए कितने टाइम? और इनफाइनेटली मेनी टाइम। ये क्लियर है सबको? ये किसका डेफिनेशन था? लिमिट पॉइंट का। तो ये क्या कहता है कि अल्फा के अराउंड आप एक नेबरहुड ड्रॉ करो, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इसके अंदर सीक्वेंस के कितने टर्म्स आने चाहिए? इनफाइनेटली मेनी टर्म। बस ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन, इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। तो या तो वो एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तब तो ये बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में हो जाता है कि इसके अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, इट कंटेन्स द इनफाइनेटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो एक्चुअल में इसमें ये जो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेंज सेट की बात करते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट में। बट इसमें किसकी बात कर रहे हैं? सीक्वेंस के टर्म्स की बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस के टर्म्स में अल्फा कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पे रेंज सेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रेंज सेट में तो एक ही एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। लेकिन जब सीक्वेंस की बात करूंगा तो हो सकता है इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के कितने टर्म्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको रेंज सेट में लिखूं तब तो ये एक ही बार आता है, तो वो एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो या तो वो रेंज सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट हो, या तो फिर वो सीक्वेंस में एक नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनेटली मेनी टाइम्स तक, तो हम लोग उसको बोलते हैं वो भी लिमिट पॉइंट होता है। तो ये डेफिनेशन था लिमिट पॉइंट का। लिमिट पॉइंट को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि उस पॉइंट के अराउंड, अल्फा के अराउंड आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो
सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। ये क्लियर है सबको? अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लिमिट का डेफिनेशन। लिमिट के डेफिनेशन में किसी को डाउट है? अगर लिमिट का डेफिनेशन क्लियर है तो फिर, अरे सॉरी, लिमिट पॉइंट का, तो लिमिट का डेफिनेशन अपने आप आ जाता है। ये क्लियर है सबको? क्योंकि लिमिट समझ में आ गया तो उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन बता दो। लिमिट का डेफिनेशन क्या है कि लेट सपोज मैं एक an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं रियल नंबर का, एक l बिलोंग्स टू रियल नंबर is said to be the limit point of कि an एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, एक रियल नंबर का एक पॉइंट ले रहा हूं और इसको बोलूंगा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कि वो उस सीक्वेंस का लिमिट है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that xn minus l is less than epsilon for every n is greater than is equal to m। ये कुछ डेफिनेशन है लिमिट का। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस एल इज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं दोनों साइड l ऐड कर दूं तो l माइनस एप्सिलॉन xn l प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होगा कि x n बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन और एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी l को लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे किसी सीक्वेंस का, कि कुछ फाइनाइट m को छोड़ दो, सीक्वेंस के सारे टर्म इस नेबरहुड के अंदर आना चाहिए। कोई भी एप्सिलॉन दे दो, मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो, फॉर एवरी एप्सिलॉन मैं हमेशा एक फाइनाइट नंबर ढूंढ के लेके आऊंगा, जिस फाइनाइट नंबर के बाद टर्म्स के जितने, मतलब सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो उस नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे। तो बाहर कितने बचेंगे? जो भी एप्सिलॉन है उस नेबरहुड के बाहर कितने बच रहे हैं? जितने m होंगे। अब ये m कैसा नंबर है? एक फाइनाइट नंबर है। तो जो लिमिट पॉइंट है ये क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बनना है तो उसके अराउंड में कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं, उसके बाहर सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट होने चाहिए? फाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। अंदर कितने पॉइंट होंगे बात की बात है, लेकिन बाहर कितने पॉइंट होने चाहिए? फाइनाइट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि बाहर कितने पॉइंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो उस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट आने चाहिए? इनफाइनाइट। जबकि ये क्या कहता है कि बाहर फाइनाइट पॉइंट हो। अब सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? फाइनाइट, अरे इनफाइनाइट। अगर बाहर फाइनाइट है तो अंदर कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। तो ये तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आता है, जबकि लिमिट का जो कंडीशन था वो बाहर के लिए था, नेबरहुड के अंदर के लिए इसका कोई कंडीशन नहीं है। वो तो बाय डिफॉल्ट इसको मिल गया कि जब सीक्वेंस के बाहर मेरे फाइनाइट टर्म्स हैं तो अंदर कितने होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, जबकि इसका कंडीशन अंदर के लिए नहीं, वो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में ही आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझ में आ रहा है सबको? कि किसी पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट बनना है तो उसके अराउंड में कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं, मुझे एक फाइनाइट नंबर मिल जाएगा कि उस टर्म के बाद सीक्वेंस के हर टर्म के उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे, लेकिन बाहर कितने टर्म्स होने चाहिए? सिर्फ फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। और ऐसा एक फिक्स नंबर मिल जाएगा मुझे। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है, ये अगर इस एल पे कन्वर्ट कर रहा है, हाँ,
तो मान लो कि x1 ऐसे आ रहा है, x2 x3 कहीं से भी आ रहा है घूम फिर के, मैं एक अगर एक एप्सिलॉन है, ठीक है, तो एक स्टेज ऐसा मिल जाएगा, चाहे यहाँ से कहीं से भी एक m होगा, जिसका मतलब क्या है कि x1 से लेके xm तक ये बाहर होंगे, ये यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट बाहर अगर मैं उनको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर डाल दूं तो वो x1 x2 सॉल अप टू xm होंगे। ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि x1 x2 सॉल अप टू ये जो xm है, ये किसको नहीं बिलोंग करेगा, l माइनस और l प्लस, इस नेबरहुड को नहीं बिलोंग करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर मैं कोई भी xn ले लूं जो नॉट इज इक्वल टू x1 x2 सॉल अप टू xm, अगर ये इसको नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये सारे xn किसको बिलोंग करेंगे, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। इसके बाहर का मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं वो सब इसके अंदर लाई करेंगे। तो बाहर कितने टर्म्स हैं, फाइनाइट, और अंदर कितने टर्म्स आ गए, फॉर एवरी n सच दैट n इज ग्रेटर देन m। अगर ऐसा फाइनाइट नंबर मिल गया ना कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बाहर है वो मिल जाएगा, तो मेरा मतलब ये जो l है उसको लिमिट बोलेंगे, ये सीक्वेंस का लिमिट है। अब ये यूनिक होता है या ट्रू होता है ये बात की बात है, बट लिमिट का जस्ट डेफिनेशन इतना है कि आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं एक ऐसा m ढूंढ के लेके आऊंगा। अब वो m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे कि जितना छोटा एप्सिलॉन दोगे उतने मेरे m बढ़ जाएंगे, कि उतने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे सीक्वेंस के बाहर होंगे। बट फिर भी कितने रहेंगे, कितना ही बढ़ाओ, 10 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़ हो सकता है, बट रहेंगे कितने, फाइनाइट। लेकिन उसके बाद के सारे टर्म्स मेरे एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको, ये जो डेफिनेशन लिखा था ये इसका मतलब है। अब इससे कुछ रिजल्ट आता है अपने पास कि सीक्वेंस के पास लिमिट जो है वो हमेशा यूनिक होता है। कभी किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट भले से 2 हो, लेकिन लिमिट कभी 2 नहीं हो सकता। अगर उसके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा कितना होगा, यूनिक होगा। सपोज पॉसिबल किसी सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट है तो रियल नंबर, तो मैं उसको मान लेता हूं ये L1 है, ये L2 है, ये भी लिमिट पॉइंट, ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट है। लिमिट का डेफिनेशन क्या है, अगर ये लिमिट है तो इसके अराउंड एक एप्सिलॉन मिल जाएगा, मतलब अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन लूं तो एक स्टेज ऐसा मिल जाएगा कि जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स xn किसको बिलोंग करेंगे, L1 माइनस एप्सिलॉन, L1 प्लस एप्सिलॉन, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m1। एक तो ऐसा स्टेज मिलेगा m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसके बाद सीक्वेंस का हर टर्म इसके अंदर आ जाएगा। तो बाहर कितने बचे, फाइनाइट, ठीक है, बाहर कितने बचेंगे, फाइनाइट सम। अब यही सेम डेफिनेशन, अच्छा एक बात बताओ, अगर बाहर फाइनाइट है तो अंदर कितने होंगे, हेलो, इनफाइनाइट। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने को डेफिनेशन में ही मिल गया कि अगर सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म्स बाहर है तो अंदर कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स। अब मान लेता हूं यहां पे सिर्फ फाइनाइट टर्म्स बचे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये लिमिट बन सकता है, ये लिमिट बन सकता है, लिमिट है, 2 रीजन से नहीं बन सकता। या तो मैं इनफाइनाइट का डेफिनेशन यूज कर लूं कि अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो इसके पास इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट मेंबर तो इसने बोला था कि सिर्फ बाहर फाइनाइट मेंबर होंगे। अच्छा मान के चलता हूं इसके पास, वैसे भी इसके डेफिनेशन में इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर इसको लिमिट बनना है तो ये क्या कहता है, इसके बाहर से कितने फाइनाइट पॉइंट हो, इसके बाहर कितने होंगे फाइनाइट पॉइंट। तो अगर ये लिमिट है इसका मतलब इसके बाहर कितने पॉइंट होंगे फाइनाइट, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है ना,
क्योंकि अगर इसके बाहर फाइनाइट है तो इसके अंदर कितने होंगे, इनफाइनाइट। अगर इसके बाहर फाइनाइट मतलब अंदर इनफाइनाइट। ये क्लियर है सबको? तो मान लो इसमें मैं सेम डेफिनेशन लगा रहा हूँ कि अंदर मतलब नहीं, अंदर इनफाइनाइट ना हो, तो इसका तो बाहर कितने होंगे, फाइनाइट। तो अगर जब बाहर फाइनाइट है तो अंदर इनफाइनाइट कैसे हुआ? तो मतलब ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर जाते हैं। ये क्लियर है सबको? तो किसी भी सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट्स, अरे दो लिमिट नहीं हो सकते, लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। लिमिट कहता है कि इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट हो, बाहर कितने होंगे फर्क नहीं पड़ता, -1/n। ये कहता है एक तरफ ये 0, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे -1। ये कहता है मेरे पास तो इनफाइनाइट पॉइंट हो, बाहर चाहे जितने एलिमेंट रख दो, मैं लिमिट पॉइंट बन जाऊंगा। और भी एग्जांपल देखे थे हम लोग, 1 + 1/n, कितने लिमिट पॉइंट है इसके पास? अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इवन ऑड में, तो एक बार 1 + 1/n और एक बार -1 + 1/n, तो एक बार 1 और एक बार -1। ठीक है, ये भी लिमिट पॉइंट, ये भी लिमिट पॉइंट, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट हो, बाहर कितने भी हो उससे मैटर नहीं करता। तो ये लिमिट पॉइंट बन सकता है, लेकिन लिमिट बनने के लिए बाहर कितने पॉइंट आने चाहिए, सिर्फ फाइनाइट होने चाहिए। अगर बाहर फाइनाइट पॉइंट नहीं है किसी भी नेबरहुड के लिए, अगर बाहर फाइनाइट पॉइंट नहीं बचते हैं तो इसका मतलब कि लिमिट नहीं हो सकता। तो लिमिट मस्ट बी यूनिक, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट यूनिक होता है, लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी यूनिक। तो अब कुछ, तो लिमिट से ऐसे नहीं बोलेंगे किसी सीक्वेंस पर अगर यूनिक लिमिट हो रहा है तो वो एक्चुअल वो डेफिनेशन में ही है, लिमिट मतलब वो यूनिक ही होता है, ऐसा नहीं यूनिक लिमिट होगा, ऐसा नहीं। यूनिक लिमिट पॉइंट हो सकता है, लिमिट नाम में ही यूनिक है। मतलब जब मैं ऐसे लिख दूंगा ना, किसी सीक्वेंस के पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब भी होगा कि इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब होता है लिमिट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? किसी सीक्वेंस के पास अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ही उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। किसी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट होने से वो सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस किसी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट है, हम लोग जस्ट ये बोलेंगे उसके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट है मतलब वो यूनिक ही होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट है, बट यूनिक लिमिट डजंट इम्प्लाई कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो तो लिमिट, तो आगे से जब भी लिमिट, हाँ, तो लिमिट का डेफिनेशन यही होता है कि L is said to be limit point if for every epsilon greater than 0 there exists a m belongs to natural number such that xn minus L is less than epsilon for every n is greater than m। मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं हमेशा एक m ढूंढ के लेके आऊंगा, सच दैट कि xn और l के बीच का डिस्टेंस उस एप्सिलॉन से जितना चाहो उतना छोटा कर सकता हूँ। मतलब कैन बी मेड एज वी प्लेस। ठीक है, तो जितना चाहे हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं। इसी को लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि लिमिट an इज इक्वल टू l, ये इसका डेफिनेशन। अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका लिमिट an इज इक्वल टू l, और इसका मतलब होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन xn एंड l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये क्लियर है सबको? तो ये लिमिट का डेफिनेशन है। और किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि an
is said to be convergent if there exists L such that, ये सीक्वेंस का डेफिनेशन है, दैट इज xn converges to L। तो यहां से अपने पास कन्वर्जेंट का डेफिनेशन आ जाता है कि xn अगर L पे कन्वर्ट कर रहा है और इस L को बोलते हैं ये लिमिट है और लिमिट का डेफिनेशन ये है, तो इसीलिए सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का डेफिनेशन ये हो जाता है। यहां तक क्लियर सबको? सबको कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया अभी कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलते हैं? अगर कन्वर्जेंट का डेफिनेशन अब आगे से बोलना है तो मतलब उसके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट पॉइंट नहीं, उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। लेट an be a sequence of real number said to be convergence या फिर convergent and converges to L, that is xn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है L पे, कब? if for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number such that xn minus L is less than epsilon for every n is greater than m, that is limit an is equal to L। यही डेफिनेशन होता है कन्वर्जेंट का, यही डेफिनेशन है लिमिट का। तो जब भी किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बताना है तो उसका लिमिट ढूंढो, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हर सीक्वेंस का हम लोग लिमिट ढूंढ पाए, इसीलिए अलग अलग रिजल्ट ढूंढते हैं जिससे कि जस्ट ये क्लेम हो जाए कि सीक्वेंस का और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। कहाँ कन्वर्ट कर रहा है वो अलग बात है, अगर कहाँ कन्वर्ट कर रहा है ये पता चल जाए तो उस एल को क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। L is a limit, L is the limit of the, तो यहां तक क्लियर है सबको? लिमिट और कन्वर्जेंट। तो यहां से इससे ये भी क्लेम हो जाता है कि कोई भी सीक्वेंस किसी L पे कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि L के अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो इट कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी, ये वर्ड भी यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? हेलो, हेलो, am I audible to everyone? हेलो, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, हाँ नेबरहुड में तो इनफाइनाइट आएंगे, तो डेफिनेशन में ही हो गया ना। सीक्वेंस में टर्म्स कितने होते हैं? अगर मैं an की बात करूं तो जितने नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर कितने? इनफाइनाइट। जब मैं ये बोल रहा हूं कि नेबरहुड के बाहर अगर फाइनाइट है और सीक्वेंस के सारे टर्म्स इसमें आ जाएंगे, लेकिन बाहर कितने बचेंगे? फाइनाइट, तो अंदर कितने रहेंगे? वो डेफिनेशन में ही आ जाता है। एक्चुअल में लिमिट पॉइंट को ही हम लोग लिमिट बोलते हैं, बस उसमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दो कि बाहर फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है? अंदर तो इनफाइनाइट, लेकिन जो बाहर पे कोई कंडीशन नहीं था ना, अब वो एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया कि भाई अंदर तो इनफाइनाइट हो लेकिन बाहर कितने होने चाहिए? सिर्फ फाइनाइट होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं, उस लिमिट पॉइंट को हम लोग लिमिट बोलते हैं। बस बेसिक डेफिनेशन यही है।
कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि अगर सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट है किसी एल पे, तो देन एवरी नेबरहुड कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ऑल बट फाइनाइटली मेनी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, एवरी नेबरहुड ऑफ एल, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है एल पे, तो देन एवरी नेबरहुड ऑफ एल, ये सपोज एल है, कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, इसके अंदर ना सीक्वेंस के सारे टर्म्स बिलोंग करेंगे, बट फाइनाइटली मेनी। ऑल मतलब क्या बोल रहे हैं, कंटेंट्स ऑल, ऑल मतलब सारे कंटेंट्स करेंगे, बट आ गया, इसका मतलब इसके कॉन्ट्रडिक्ट में बोल रहा है कि बाहर बट फाइनाइटली, मतलब कुछ छोड़ के बाकी सब होंगे। इसका मतलब ये है कि सारे तो कंटेन कर रहे हैं, बट एक कंडीशन लगा दिया कि कुछ को छोड़ के, कितने छोड़ के, फाइनाइटली मेनी। ऐसे कहीं लिखा था ना, ऑल बट एक्सेप्ट टू, तो एक्सेप्ट भी नहीं लिखते, जस्ट अगर मैं खाली ये भी लिख दूं ना, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाता है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, ऑल बट एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी नहीं लिखते, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। इसका मतलब समझ के लेते हैं कि सिर्फ फाइनाइटली मेनी को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स इसके अंदर आते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्लियर है सबको कि कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, सीक्वेंस के सारे टर्म्स आ जाते हैं, बस कुछ छोड़ के, और वो कितने छोड़ के, तो फाइनाइटली मेनी। अब लिमिट आने से क्या होता है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस का लिमिट ढूंढते हैं, और देर आर वेरियस मेथड टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड है, तो टेक्निक्स है जिसका यूज करके हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं। जैसे ना IIT जैम में या गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करते हैं, और सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करना ये बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस मिलेंगे कि जिसका हम लोग लिमिट डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स चाहिए जिसका यूज करके हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं। बाकी डायरेक्टली ऐसे बहुत ही कम सीक्वेंस है जिसका हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये शो करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिमिट के बारे में नहीं पता है, बट हाँ ये पता है कि सीक्वेंस कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिया था, तो उसमें से एक एक काम करते हैं, उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी ने लिखा था, तो जिसका जिसका मिल सकता है उसका उसका एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताओ। 1/2n-1 क्या आएगा इसका लिमिट पॉइंट? जो सिंपल सिंपल है उसका डायरेक्ट बताओ। पहले लिमिट बताओ, अगर लिमिट नहीं निकल रहा तो उसका लिमिट पॉइंट बताओ। क्या आएगा इसका, लिमिट आएगा या लिमिट पॉइंट आएगा? लिमिट 0, 1 0 1 0 लिमिट है इसके पास? नो, लेकिन लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट कौन से रहेंगे? 1 और 0। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। किस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं? ठीक है, पहले इसको, ये 1 2 3 4 5 ये कैसा है? एक नेचुरल नंबर है, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैं? ठीक है, ये 1 2 3 4 है, ये 2 3 4, ये n है और ये n+1 है, तो ये कहाँ कन्वर्ट करता है? 1 पे। इसका सिंपल रूल क्या है कि जब ऊपर एक पॉलिनोमियल हो, नीचे एक पॉलिनोमियल हो, दोनों का डिग्री सेम हो, तो जस्ट उसके हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा, मतलब वो टर्म जो हाईएस्ट पावर हो उसका कोएफिशिएंट ले लो, वही आंसर आता है।
तो ये हाईएस्ट पावर क्या है 1 1, इसका कोएफिशिएंट 1/1 1। इसका बताओ, पहले तो इसको ट्राई करो कि ठीक, इसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद इसका लिमिट निकाल सकते हैं इजीली। और लिमिट फाइंड आउट करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड है एल हॉपिटल रूल, जो 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, उसके हेल्प से लिमिट पॉइंट। ई सिंपल है क्या ये, ऊपर n+1 नीचे n⁻n, इसी को और अच्छे से लिखूं तो 1+1/n, तो ये ई आ जाएगा। फिफ्थ वाला, कभी कभी लिमिट पॉइंट भी पूछ लेते हैं, लिमिट भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी गेट का भी आने वाला है। सिंपल है क्या ये, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये n+1/n, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ log 1+1/n, या तो इसको एल हॉपिटल रूल से कर दो, या फिर डायरेक्टली अपने को पता है कि लिमिट अंदर चले जाता है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट को अंदर लेकर। अगर इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये जब पढ़े रहोगे ना कि अगर e⁻² है तो e⁻² पे log अप्लाई हो जाता है, अगर log है तो अंदर लिमिट चले जाती है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये log 1 और log 1 कितना होता है 0, अरे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 और log 1 कितना आ जाता है 0। कितना आंसर इसका कितना आया, फिफ्थ का, फिफ्थ का कितना आ रहा है, इसका कितना आया सबका, 1 नहीं आएगा इसका। क्या आ रहा है इसका 0 आएगा। तो ऐसे लिखेंगे ना, log n+1/n, log 1+1/n, तो लिमिट पता है ना अंदर चले जाता है, तो ये 1 और log 1 कितना होता है 0, तो ये 0 पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फेमस एग्जांपल, x⁻n/n, x⁻2n, और 2n/x⁻n, x⁻0। थर्ड, x⁻n/n, x⁻n/n, x⁻n/log x, √x/log x, log x/√x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सब पता होना चाहिए। e⁻n/n फैक्टोरियल, 2⁻n/n फैक्टोरियल, a⁻n/n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल/n⁻n।